हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और हम लोग भी लगेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपका भी नाम रोशन हो। तो मैं इस वीडियो में क्लास 10 यूपी बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इस टॉपिक के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस टॉपिक में जितने भी शब्द हैं जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो गोलीय दर्पण के बारे में आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में जैसे कुछ उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है। इन सभी के बारे में आप लोग को अच्छे से बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह अच्छे से पढ़ें और वह भी अपना अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यह होता क्या है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण हमारे दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इस दर्पण को जिस गोले से लिया जाता है उस गोले से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें बताया जाना आवश्यक है। जैसे गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण दिख रहा है आपको, इस दर्पण में हमको बताना कि ध्रुव कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है। इस दर्पण में इतनी सारी बातें होनी ही चाहिए। इस दर्पण में ये सभी कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सभी बताने चल रहा हूँ। तो चलते हैं, पहला हम बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। इस दर्पण में जो हमारा दर्पण है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके बाह्य तल पर पालिश किया हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बाह्य तल पर पालिश किया होता है तो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, जब अंदर के तल पर पालिश किया हुआ होता है, कलई किया हुआ होता है, तो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि दर्पण का ध्रुव। इस दर्पण में दर्पण का ध्रुव कहाँ है, इस दर्पण में दर्पण का ध्रुव कहाँ है। तो मैं बता रहा हूँ कि दर्पण का ध्रुव क्या है। तो दर्पण का ध्रुव हमारा वहाँ होता है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, इस दर्पण का जो केंद्र होता है, इस दर्पण का जो केंद्र होता है वही हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। एक बार और, कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल का केंद्र होता है, परावर्तक तल कौन सा, जो हमारा अंदर की ओर है, जहाँ से प्रकाश टकरा कर वापस जाती है, उसे परावर्तक तल कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो केंद्र होता है, मतलब इधर से आधा इधर से आधा, तो बीच में जो केंद्र होता है उसी को ही हमारा दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, कि दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये है, ये सेंटर जो है, इसे ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। अब जैसे ये हमारा दर्पण है, हमको इसका मिड पॉइंट है ढूंढना है, तो हमको बीच में से पकड़ना है ताकि बराबर इधर भी हो इधर भी बराबर हो। उसी तरह कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, तल होता है, उसी का जो केंद्र होता है, मतलब इधर से आधा इधर से आधा, तो वही हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों P से प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। पोल कहे जाने के कारण उसका पहला अक्षर जो P है उसी को इसके संकेत में प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ तल होता है उसी का जो केंद्र होता है वही हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव को इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर कहा जाता है, यानी कि पोल मिरर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको एक अच्छे तरीके से। ये तो हमारा अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव हो गया, वही बात हमारा उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है, वही बात हमारा उत्तल दर्पण में भी होता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
ये हो गया। फिर बात करते हैं कि इस दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है। तो हम आपको पहला चीज़ बता चुके हैं क्या, कि जो है हमारा ये दर्पण का ध्रुव है, आपको मैं बता चुका हूँ। इसका परिभाषा कहाँ मिलता है, क्यों कहा जाता है, ये हो गया। मैं दूसरा बता रहा हूँ वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, अब आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये वक्रता केंद्र है, तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि इसे परिभाषित इस तरह से करेंगे कि इस दर्पण को या इस दर्पण को जिस गोले से, ठीक है, जिस गोले से अब ये कोई गोला रहा होगा, उसी गोले से तो इसे काटा गया है। तो इस दर्पण को, यानी कि जब गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा गया है, इसी गोले का केंद्र, अब जाहिर सी बात है जब एक गोला है तो उसका केंद्र रहेगा। तो जिस गोले से इस दर्पण को काटा गया है, उसी गोले का जो केंद्र होता है, केंद्र सेंटर होता है, तो जिस दर्पण को जिस गोले से काटा गया है, उसी गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया क्या, कि यह एक हमारा क्या है, मिरर है, क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को तो भाई ये हमारा गोलीय है, तो ये जब गोलीय है तो जाहिर सी बात है किसी गोले से काटा गया होगा, और जब किसी गोले से काटा गया तो उस गोले का केंद्र रहा होगा, तो उसी गोले का जो केंद्र है, इसी दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, तो इसका परिभाषा बन गया कि जब किसी कांच के खोखले गोले से, यानी कि क्या, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटा गया है, उसी गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पर, जैसे इस जिस आकार से दर्पण होगा उसी साइड से इसका वक्रता केंद्र होगा। जो हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे, C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, C से प्रदर्शित करते हैं। और इसे C से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर में जो पहला अक्षर होता है C, उसी से इसको प्रदर्शित करते हैं, सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आपको दो चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्या, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये दर्पण में कहाँ होता है और कैसे मतलब इनको परिभाषित किया जाता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इस दर्पण का भी मतलब यह जो दर्पण है किसी गोले से लिया गया होगा, उसी गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। आपको दो चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं। ये दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर बात है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अब यह कहाँ पाया जाता है, वक्रता त्रिज्या। ये जो मैं आपको 6 टॉपिक्स लिख के दिया हूँ, ये 6 इसी दोनों दर्पण में पाए जाएंगे। ठीक है, इसी दोनों दर्पण में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं, वही मैं इसमें बता रहा हूँ। तो दो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। बात करते हैं तीसरे की। कह रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब मान लीजिए कोई गोला है, यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर अब ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ये एक गोले से काटा गया है। किस गोले से, कोई गोला रहा होगा, उस गोले से काटा गया है। तो उस गोले का केंद्र होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त खींचा, वृत्त का एक सेंटर होता है, यहाँ पर हमने सेंटर लगा दिया। अब सेंटर, अब यहाँ केंद्र से लेकर परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब इसी गोले से हमने एक ऐसे भाग काट लिया। क्या कर लिया, भाग काट लिया। तो जो सेंटर, इस गोले का जो केंद्र है और इस भाग के बीच का जो दूरी है, वही तो हुआ केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वही बात कि जिस गोले से इस दर्पण को लिया गया है, जिस गोले से इस दर्पण को लिया गया है, उसी गोले की जो त्रिज्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये बात हो गई। एक परिभाषा और भी बन सकता है, क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र से
दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये बहुत आसान परिभाषा है कि दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं आपको परिभाषा लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, आपको ये डायग्राम अच्छे से आ जाएगा, तो आपको किसी भी परिभाषा को बनाने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो मैं जितनी भी बातें बताऊं आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब वक्रता केंद्र यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है वह हमारा क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? हमने यहाँ पर लिखा है आर से, क्योंकि हम त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस का जो पहला लेटर है आर से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसे आर से ही प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। ठीक है, ये हो गई। 3 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या? कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि दर्पण जिस तरीके से इसमें है उसी तरीके से इसमें भी है। क्या है? उसी तरीके से उसमें भी है। कि मुख्य अक्ष कहते किसे हैं? यह बहुत ही मेन टॉपिक है। इसी से ही जितने भी मतलब जैसे कि चिन्ह होती हैं, चिन्ह पर पार्टी में आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, वहाँ पर मुख्य अक्ष का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही, मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये हो गया। चौथा टॉपिक भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, ये 4 टॉपिक आपको समझा चुका हूँ। बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल F से। अब देखो, ये तो हमारा हो गया मुख्य फोकस, इसमें भी हमारा हो गया मुख्य फोकस, ये भी हमारा हो गया मुख्य फोकस। ठीक, ये हो गया। बात करते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल F से। फोकस है भाई, तो फोकस का पहला लेटर F है, इसीलिए इसे F कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखो, मुख्य, इसका परिभाषा कैसे बनेगा? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। कौन सी वस्तु? इस वस्तु को हमने नाम दे दिया AB। कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से कुछ किरणें निकलती हैं। ठीक है, कुछ किरणें मतलब जब प्रकाश पड़ता है उन पर तो रिफ्लेक्ट होता है। तो जो प्रकाश ऐसे निकलता है, ऐसे 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 जाता है, फिर इस दर्पण से टकराता है। ठीक है, वस्तु से निकली हुई प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भेदती है, यानी कि काटकर निकलती है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर वह किरण काटती है उसी बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब किसी मुख्य अक्ष पर रखा कोई वस्तु से चली प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद जब वह परावर्तित होती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया। तो चौथा टॉपिक भी हमारा समझ में आ गया। उत्तल दर्पण में कोई वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है, उधर वस्तु को रख नहीं सकते, वस्तु इधर रखेंगे A B। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई। क्या चली गई? वापस चली गई। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ाया। जब इस किरण को पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कैपिटल F से प्रदर्शित कर देते हैं और उसी को ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी कोई वस्तु से निकली प्रकाश की किरण दर्पण के से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भेजती है वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसे हम
स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है कि जो हमारा मुख्य फोकस होता है और दर्पण का ध्रुव होता है, इसी के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कोई पूछे आपसे फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। एक बार मैं सभी को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या? दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं दर्पण का वक्ता केंद्र। दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटा गया है उसी गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। दर्पण का वक्ता त्रिज्या, दर्पण के वक्ता त्रिज्या को ही कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसे इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। तो हो गया वक्ता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले, ये तो लंबा हो जाएगा, ये है क्या? गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर आता है मुख्य फोकस। क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो प्रकाश किरण आएगी समांतर आएगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट कर निकलती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अवतल दर्पण में कुछ सभी इस प्रकार होती हैं, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है। एक बहुत बड़ी बात क्या कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्ता केंद्र, मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, ये सब दर्पण के सामने होती हैं। वही बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी होती है, वक्ता त्रिज्या होती है, वक्ता केंद्र होता है, फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस होता है, वह सब हमारा दर्पण के पीछे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई आपसे पूछ ले एमसीक्यू में आ सकता है कि उत्तल दर्पण में वक्ता त्रिज्या दर्पण के सामने होती है कि दर्पण के पीछे, तो आप बताएंगे दर्पण के पीछे। जिस तरफ पॉलिश किया होता है उसी तरफ होता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। आप लोग को इस वीडियो में बहुत अच्छी टॉपिक थी जो आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं तो पढ़ा चुका, आपको एक बार क्विक रिकैप कर लेना। ठीक है, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।